तो भाई लोग, फिटर थ्योरी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। मेटल चैप्टर को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, लमसम सारा क्वेश्चन हो गया। और आज से नया सेट हीट ट्रीटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस का, थोड़ा सा रॉन्ग टाइपिंग हो गया है यहाँ पर, क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि हार्डनिंग प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस के क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, फटाफट इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। कह रहा है कि हार्डनिंग की प्रक्रिया करने में धातु पर हार्डनेस का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें ऑप्शन पहला दिया है, घटाया जा सकता है, दूसरा बढ़ाया जा सकता है, तीसरा घटाया बढ़ाया जा सकता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर आप लोग देंगे, क्या इसका राइट आंसर होगा। फटाफट इसका आंसर देंगे दोस्त। चलिए, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। देखिए, हीट ट्रीटमेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में खास करके 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, टेम्परिंग में, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, टेम्परिंग में, अब पूछ रहा है कि टेम्परिंग में क्या होता है। भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है, या फिर भंगुरता बढ़ाकर टफनेस को घटाया जाता है, या फिर तीसरा दिया है भंगुरता कम करके टफनेस को घटाया जाता है, और चौथा दिया है भंगुरता बढ़ाकर टफनेस को घटाया जाता है। भंगुरता बढ़ाकर टफनेस को बढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि टेम्परिंग में क्या होता है। तो दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। यानी टेम्परिंग ऑपरेशन में क्या होता है, भंगुरता यानी ब्रिटलेंस को कम करते हैं और टफनेस को बढ़ाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम करने के लिए। कह रहा है ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जो स्टील के हार्ड पार्ट को मुलायम किया जाता है। कौन सा विधि द्वारा, टेम्परिंग द्वारा किया जाता है, या एनेलिंग द्वारा किया जाता है, या नाइट्राइडिंग द्वारा किया जाता है, या साइनाइडिंग द्वारा किया जाता है। फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग देंगे। कौन से ऐसे प्रक्रिया अपनाई जाती है स्टील के हार्ड पार्ट्स को मुलायम करने के लिए। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनेलिंग। एनेलिंग से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हार्ड स्टील के पार्ट को क्या करते हैं, मुलायम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, वह कौन सी विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील के सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कह रहा है कि वो कौन सा विधि है, कह रहा है कि वह कौन सा विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील के सतह पर गहराई में कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। बहुत फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है दोस्त आज, सॉरी। चलिए, इसका राइट आंसर हम लोग बताएंगे। क्या वो एनेलिंग है, या नॉर्मलाइजिंग है, या कार्बोराइजिंग है, या टेम्परिंग है। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोराइजिंग।
कार्बोराइजिंग एक ऐसी विधि है जिसमें लो कार्बन स्टील के सतह में कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से किस विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जा सकता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा विधि है जिससे स्टील की कौन सा ऐसी विधि द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जा सकता है। क्या वो एनीलिंग है या टेम्परिंग है या हार्डनिंग है या नॉर्मलाइजिंग है? फटाफट दोस्त इसका राइट आंसर आप लोग देंगे क्या होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग समझे। कह रहे हैं माइल्ड स्टील के पार्ट्स, कोई भी मान लीजिए माइल्ड स्टील हो गया, इसका पार्ट्स हो गया, ठीक है, कोई भी माइल्ड स्टील के पार्ट्स हो गया। तो कह रहा है कि माइल्ड स्टील के पास के सरफेस, ये ऊपर वाला भाग क्या कहते हैं? सरफेस को घिसने से बचाने के लिए, माने ये सरफेस है घिसे नहीं, इसको बचाने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं, कौन सा विधि अपनाते हैं? तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग एक ऐसी विधि है जिससे किसी भी पार्ट्स के ऊपरी सतह को घिसने से हम लोग क्या करते हैं? बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए घिसने का मतलब क्या? मान लीजिए कोई पार्ट्स घर्षण करेगा आपस में, तो क्या करेगा? जो पार्ट्स मजबूत होगा वो नहीं घिसेगा, और जो पार्ट्स मजबूत नहीं होगा वो घिस जाएगा, और जो पार्ट्स मजबूत होगा वो नहीं घिसेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां। निम्न में से किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है? कह रहा है कि किसके द्वारा फर्नेस का तापमान मापा जाता है? तो इसमें कह रहा है पायराइट्स के द्वारा, सॉरी आ जा, स्क्रीन लॉक नहीं कर रहा है। पायरोमीटर के द्वारा या फ़ारेनहाइट के द्वारा या केल्विन के द्वारा या सेल्सियस के द्वारा? आप लोग बताएंगे कि फर्नेस जिसमें जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया, पोडलिंग फर्नेस हो गया ना, क्यूबोला फर्नेस हो गया, मैंने निम्नलिखित प्रकार का फर्नेस है। तो फर्नेस का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? किस तापमापी यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? फर्नेस का तापमान मापते हैं। देखिए सारा तापमान मापने वाला ही है, जैसे सेल्सियस हो गया ये भी तापमान मापता है, जैसे फीवर ओवर सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में माप लिया जाता है, ठीक है। लेकिन ओनली फॉर पायरोमीटर जो होता है ये केवल फर्नेस का ही तापमान मापता है, क्योंकि फर्नेस का तापमान मापने के लिए अधिक टेम्परेचर होता है और अधिक टेम्परेचर के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है? कह रहा है कि निम्न में से हार्डनिंग टेम्परेचर किस पर निर्भर करता है? लोहे की मात्रा पर, निकेल की मात्रा पर, कार्बन की मात्रा पर, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन की मात्रा पर क्या करता है? हार्डनिंग टेम्परेचर निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई लोग बारिश आ गया, थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ आएगा, इसके लिए सॉरी। आगे हमको समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ा सा झेल लेना है इसको। क्वेश्चन सामने आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनेस निम्न में से कितना होता है?
कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील के टूल के हार्डनेस निम्न में से कितना होता है? क्या 40 HRC होता है, 62 HRC होता है, 80 HRC होता है या 100 HRC होता है? तो दोस्त हाई स्पीड स्टील का हार्डनेस होता है 62 HRC। ठीक है, देखिए जैसे कि फाइल हो गया, तो फाइल किसका बनता है? हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील का बनता है, तो देखिए इसका हार्डनेस होता है 60 से 64 HRC। उसी प्रकार हाई स्पीड स्टील का हार्डनेस कितना होता है? तो 62 HRC होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा टूल स्टील के पार्ट्स की सरफेस को हार्ड किया जाता है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिससे टूल स्टील के पार्ट्स के सरफेस को हम लोग क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। क्या टेम्परिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है, नाइट्राइडिंग है या साइनाइडिंग है? यानी कि टूल स्टील के पार्ट्स के सरफेस को हार्ड करना है तो कौन सा विधि द्वारा हम लोग करेंगे? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग विधि के द्वारा हम लोग टूल स्टील के पार्ट्स को क्या करते हैं? हार्ड करते हैं। देखिए ये फिटर और मशीनिस्ट टर्नर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्ट्स को ऑक्सीस्टीरीन टार्च के लॉ द्वारा गर्म किया जाता है तथा साथ में पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं, यह प्रक्रिया किस विधि द्वारा अपनाई जाती है? कह रहा है कोई भी पार्ट्स है उसके ऑक्सीस्टीरीन टार्च द्वारा लॉ देकर गर्म कर लेते हैं तथा साथ में पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं, यह प्रक्रिया किस विधि द्वारा अपनाई जाती है? दोस्त इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्लेम हार्डनिंग, दूसरा इंडक्शन हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग, चौथा एनेलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीस्टीरीन टार्च को हम लोग गर्म करते हैं और पानी का फुहारा देकर उसे पार्ट्स को ठंडा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो भाई लोग 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील पीस एनेलिंग में क्या करना चाहिए? स्टील पीस के यहाँ पर छूट गया है। स्टील पीस के एनेलिंग में क्या करना चाहिए? पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने देना चाहिए या पीस को हवा में निकाल कर ठंडा करें या पीस को पानी में ठंडा करें या पीस पर ठंडी हवा का ब्लास्ट करें? बताइए आप लोग। स्टील के कोई भी पीस है उसको एनेलिंग में क्या करना चाहिए? मान लीजिए कोई स्टील के पार्ट्स है उसको एनेलिंग करना है तो हमें क्या करना चाहिए? पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दे या पीस को हवा में निकाल कर ठंडा करे या पीस को पानी में ठंडा करे या पीस पर ठंडी हवा का ब्लास्ट करें? तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग बताएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीस को फर्नेस में ही ठंडा होने दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, किसी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से समझेंगे। किसी हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के बाद कोई भी हाई स्पीड स्टील के कोई पार्ट्स है उसको हार्डनिंग कर दिए हैं, उसके बाद फिर से 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि एक बार हार्ड कर दिए हैं फिर उसको 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करके और ठंडा करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। क्या एनिलिंग होती है तथा कठोरता कम होती है, कठोरता कम होती है या कठोरता समान होती है या कठोरता बढ़ती है? इसे सेकेंडरी हार्डनिंग भी कहते हैं। तो दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं पर आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसे हम सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं।
कठोरता बढ़ा देती है। एक बार कठोरता बढ़ा दी हार्डनिंग के बाद, दूसरा का 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करके ठंडा किए तो बढ़ी, यानी कि 2 बार हार्डनिंग काम कर दिया गया, इसीलिए इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं और कठोरता में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कारणवश कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीज करना आवश्यक माना जाता है? बताइए आप लोग। वह मुलायम होती है, उसमें रेजिड्यूनल स्ट्रेस होते हैं, उसमें कार्बन अधिक होती है, ऊपरी सतह कठोर करते हैं। बताइए। तो दोस्त 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसमें रेजिड्यूअल स्ट्रेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए और फुल वीडियो देखिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों के पास शेयर भी करिए इस वीडियो को। ड्रिल की हार्डनिंग के लिए उसे गर्म करके तेल में किस अवस्था में क्वेंचिंग किया जाता है? कोई भी ड्रिल बिट है उसको हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद तेल में किस प्रकार का क्वेंचिंग प्रक्रिया करते हैं, कैसे करते हैं? लेटी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, फेंक कर, किसी भी अवस्था में, इनमें कोई नहीं। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी अवस्था में हम लोग करते हैं, लेटी हुई अवस्था में नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेंचिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी पार्ट्स को गर्म करके पानी में या किसी चीज़ में डुबाते हैं ना, ताकि उसका हार्डनेस पुनः आ जाए, उसी को हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्टील की कार्बन प्रतिशत का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? मैंने कहा कि स्टील की कार्बन प्रतिशत का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? लोअर क्रिटिकल पर, लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर, या अपर क्रिटिकल पॉइंट पर, या फ्लेक्स पॉइंट पर, या हार्डनेस पर? बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, लोअर क्रिटिकल पॉइंट पर कार्बन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये दोनों में एक होता है क्रिटिकल रेंज, यानी कि 7 से 23 डिग्री होता है लोअर। इससे अधिक जितना जाता है, जितना पर जाकर मेटल में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, उसे हम कहते हैं अपर क्रिटिकल पॉइंट। और दोनों के बीच में क्या होता है? क्रिटिकल रेंज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है? धातु का ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। एक सेकंड। बताएंगे आप लोग, किस उद्देश्य के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है? क्या खूबसूरती बनाने के लिए, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, या सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, या जंग से बचाने के लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए हम लोग किसी भी धातु का ऊष्मा उपचार करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर का सुधार करना है, तो कौन सा विधि का प्रयोग हम लोग करेंगे? क्या हार्डनिंग का, नॉर्मलाइजिंग का, एनलिंग का, या टेम्परिंग का? दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे स्टील के इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः हम लोग सुधार कर सकते हैं या सुधार करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रक्रिया में स्टील के पार्ट्स को 730 डिग्री के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा करते हैं? बताइए वो कौन सा प्रक्रिया है, कौन सी विधि है, बताइए। क्या एनलिंग है, हार्डनिंग है, नॉर्मलाइजिंग है या टेम्परिंग है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा एनलिंग। एनलिंग को हम लोग क्या करते हैं, 7 से 30 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उससे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे हम लोग ठंडा कर लेते हैं, जिससे धातु मशीनिंग योग्य बन जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मशीनिंग योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो भी होता है एनलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कारण से ऊष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, सॉरी। यहाँ पर होगा ऊष्मा, ऊष्मा, यहाँ होगा ऊष्मा, यहाँ होगा ऊष्मा। निम्न में से किस कारण से ऊष्मा उपचार करने में स्टील के पार्ट क्रैक हो जाता है? बताइए स्टील के पार्ट्स क्रैक क्यों हो जाता है? तो देखिए कोई भी स्टील के पार्ट्स है, अगर उसको गर्म करके बहुत तेज़ी से अगर हम ठंडा कर देंगे ना तो तुरंत क्रैक हो जाता है। इसलिए ठंडा कभी भी किसी पार्ट्स को गर्म करते हैं तो कुछ समय तक हम लोग धरती पर बालू उलू में या किसी पर रखकर थोड़ा देर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग ब्राइन में या पानी में डाल करके हम लोग ठंडा कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्त? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, और बढ़ते हैं नेक्स्ट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप लोग को फिटर थ्योरी ग्रुप में स्वागत है। इसी तरह आप लोग रेगुलर चैनल पर बने रहिए।